और खबर तफसील से अयोध्या मामले पर मुस्लिम फरीक की जानिब से वकील राजीव धवन दलीलें पेश कर रहे हैं। अदालत में अपनी बात रखते हुए राजीव धवन ने कहा कि हिंदू फरीक इस मामले पर कहानी बना रहा है। उनके बयानों में तजाद है और वो ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि वहां मस्जिद बनाई गई थी या नहीं, मस्जिद ने किस ने बनवाई थी और इस पर भी उनमें एक राय नहीं है। राजीव धवन ने कहा कि दोनों फरीकैन की सरगर्मियों को पेश नजर रखकर अदालत इस केस का निपटारा करे। उन्होंने मजीद कहा कि मस्जिद पर जबरदस्ती कब्जा किया गया, लोगों के जज्बात को मजहब के नाम पर उकसाया गया, रथ यात्रा निकाली गई, हत्या के दबाव बनाने की कोशिश भी की गई। राजीव धवन ने अदालत से गुजारिश की कि वो तमाम बातों को पेश नजर रखे। दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास मंदिर के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले का जल्द हल निकाला जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोगों के जज्बात को समझते हैं। इस मामले की अगली समाअत 18 अक्टूबर को होगी। संत रविदास मंदिर को लेकर जहां एक और घमासान मचा हुआ था, वहीं अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने समाधान का भी रास्ता दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि तमाम पक्षकार अटॉर्नी जनरल के साथ बैठकर इस समस्या का समाधान निकालें। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन जी हैं। सर, क्या माना जाए, फिलहाल ये पूरा फैसला कहीं ना कहीं एक विवाद से शुरू हुआ था, लेकिन एक बड़ी हल आप लोगों की याचिका पर और राजेश जी की याचिका पर। करोड़ों लोगों की आस्थाओं पर कोई कुठाराघात नहीं कर सकता, उनकी भावनाओं को नहीं ठुकरा सकता है। ये न्याय के सबसे बड़े मंदिर में आज संदर्भित की गई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये माना गया कि करोड़ों लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ करने का हक किसी संस्था को नहीं है। जिस तरह हमारे संविधान में हमें पूजा का हक है, हम लोगों ने जो रिट दायर की थी उसको उन्होंने स्वीकारा। उन्होंने ये भी कहा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के साथ बैठकर मिलजुल कर हम मंदिर को बनाएंगे। और हमें ये विश्वास है, क्योंकि उनके ऊर्जा है, उनकी जो आभा है, जो उनकी चरण रज है संत रविदास की, वो स्थान पर थी। उसी स्थान पर मंदिर बनेगा और पूरे देश विदेश के अंदर जो करोड़ों अनुयायी आंदोलनरत हैं उनके दिलों में एक शांति पहुंचेगी। और वो लोग जिन अधिकारियों ने संत रविदास जी की प्रतिमा को तोड़ा, मंदिर को तोड़ा, क्योंकि उस तरह का आदेश नहीं था, जैसा हमारे राजेश भाई ने भी हमारे साथ मिलकर एक रिट दी है, वो भी जेल के शिक्षों के अंदर होंगे, ताकि करोड़ों लोगों की आस्था तोड़ने का काम दूसरी बार कभी हो नहीं सके। राजेश रेलोटिया जी, आपकी अवमानना याचिका थी, अधिकारियों की बात सामने आई, तो क्या लगता है, क्या उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोड की तरफ दिख रहा है, तो क्या वो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की आप मांग आगे भी करेंगे? हम सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि आज जिस तरीके से करोड़ों गुरु रविदास जी के जो अनुयायी हैं उनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए जो रिस्पेक्ट कोर्ट ने शो की, हम उसका धन्यवाद करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल के साथ में बैठकर हम लोग एक एमिकेबल एक सॉल्यूशन निकालें और वहाँ पर किस तरीके से मंदिर बनाया जा सकता है और उसका सौंदर्यीकरण किया जा सकता है, और जो ठेस पहुंची है, जो जख्म हमारे दिलों के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर हुआ, उसके ऊपर किस तरीके से मरहम लगाया जा सकता है, उसके ऊपर कोर्ट ने आदेश किया है कि हम लोग बैठें अटॉर्नी जनरल के साथ में और उसका एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकालें। जिस तरीके से डीडीए ने जिस तरीके से गलत इंटरप्रेट करके कोर्ट के फैसले के ऊपर उन्होंने जो कदम उठाया, वो सीधे तौर पे हमारे दिलों के ऊपर, हमारी आस्था के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर उन्होंने तीर चढ़ाया है, जख्म किया है, और उसकी सजा डीडीए के अधिकारियों को मिलनी चाहिए। ये भी हमारी मांग आज कोर्ट के साथ में थी। ठीक है, तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले पर 18 अक्टूबर को सुनवाई करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया कि तमाम पक्षकार आपस में बैठकर केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल जो पक्षकार हैं उनके साथ इस समस्या का हल निकालें। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी की आस्था पर आघात करना उनका अधिकार या उनकी मंशा बिल्कुल नहीं है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। आज भी श्रीनगर के कई इलाकों में दफा 144 नाफिज है। जुमे के पेश नजर शहर खास के कुछ मकामात पर हल्की नौयत की
बंदिशें हैं। हसास मकामात पर अमन अमान की बरकरारी के लिए भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। वहीं दुकानें और तिजारती मराकज बंद हैं। वहीं टेली कम्युनिकेशन मुस्तकिल ठप पड़ी है, जिसकी वजह से आवाम को दिक्कतों का सामना है। दिल्ली में मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हज जायजा मीटिंग के बाद उन्होंने मीडिया से खिताब किया। उन्होंने मीटिंग में लिए गए अहम फैसलों से मुताल्लिक जानकारी दी। 10 अक्टूबर से हज 2020 के लिए फॉर्म दाखिल करने का अमल शुरू होगा। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस बार आज़मीन के लिए ई वीज़ा की भी सहूलत मैसर होगी। 21 एम्बार्केशन पॉइंट्स की जगह इस मरतबा 22 पॉइंट्स होंगे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी एक एम्बार्केशन पॉइंट कायम किया जाएगा। नकवी ने कहा कि मीटिंग में केरल का मामला भी जेर बहस आया, मगर इस सिलसिले में कोई फैसला बाद में लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हज कमेटी इस बार हेल्पलाइन सेंटर भी शुरू करेगी। वहीं उन्होंने कश्मीर के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि कश्मीर को लेकर 10 तारीख तक इंतजार किया जाएगा। 2020 यानी कि हज 2020 का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हज 2020 के आवेदन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू होगी और ये 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशंस होगी और हमारी कोशिश होगी कि हज 2020 100% डिजिटल और ऑनलाइन हो। हज के वीजे को भी ई वीजे की सुविधा पिछली बार भी दी गई थी, इस बार भी 100% ई वीजे की सुविधा रहेगी। उसके अलावा जो हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके लिए हमने पिछली बार जो पोर्टल तैयार किया है, 1 नवंबर से उनके पोर्टल को भी उनके जो आवेदन है उनको पोर्टल पर लोड करने की व्यवस्था कर दी गई है। 1 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक जो हज ग्रुप ऑपरेटर्स हैं वो पोर्टल्स पर अपनी एप्लीकेशंस को लोड करेंगे और 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जो हज यात्री सऊदी अरब हज यात्रा पर जाना चाहते हैं उनको जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस की सुविधा दी गई है। पिछली बार 21 एम्बार्केशन पॉइंट से हज यात्री गए थे। हज कमेटी ने हमारे विजयवाड़ा के हमारे जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उसके अलावा जो हम और भी तमाम संसद सदस्यों ने, तमाम जनप्रतिनिधियों ने आंध्र प्रदेश के लिए एक एम्बार्केशन पॉइंट की बात करी थी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इस बार नया एम्बार्केशन पॉइंट होगा। इस तरह से कुल मिलाकर के 22 एम्बार्केशन पॉइंट से इस बार हज यात्री हज यात्रा पर जाएंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर के सदर थाना में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े 49 अफराद पर एफआईआर दर्ज की गई है। अदालत के हुक्म के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। वकील सुधीर ओझा ने इस सिलसिले में 27 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि इन लोगों ने वजीर आजम के नाम खत लिखा था, जिसमें अदम रवादारी और हुजूमी तशद्दुद का जिक्र किया गया था। अर्जी गुजार ने कहा कि एक साजिश के तहत मुल्क और वजीर आजम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अनुराग कश्यप, मणिरत्नम और रामचंद्र गुहा समेत कुल 49 सेलिब्रिटीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 19 को मैंने 49 फिल्म के अभिनेता अभिनेत्री के खिलाफ एक सीजीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कोंकणा सेन, अर्पणा सेन, मणिरत्नम समेत 7 को नामजद करते हुए बकिया अज्ञात कर मैंने आरोप लगाया था कि भारत के जाबाज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को इन लोगों ने पत्र लिख करके और देश में असहिष्णुता की और के साथ साथ कई सारे बिंदुओं पर मुद्दा उठाते हुए पत्र लिखा था और पत्र लिखने के साथ साथ उस पत्र को गोपनीयता को भंग कर देश की छवि, प्रधानमंत्री की छवि विदेशों में खराब करने की कार्य की गई थी इन लोगों द्वारा। उसी मुकदमा में सीजीएम के आदेश पर
माननीय सदर थाना प्रभारी जी के द्वारा इन सभी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। कांग्रेस लीडर संजय निरुपम ने इंतखाबी तशरीह मुहिम से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को बर्बाद किया जा रहा है। जिस सीट का मुतालबा मैं कर रहा था उस सीट पर एक बुजुर्ग को टिकट दिया गया है। उन्होंने मुसलमानों के हवाले से भी बात की और कहा कि मुसलमानों को सभी असेंबली इलाकों में एक एक सीट देनी चाहिए क्योंकि मुसलमान कांग्रेस को एक मुश्त वोट देते हैं। का एक से होता था, लेकिन पार्टी में एक पैरेलल एक समानांतर व्यवस्था होती थी जमीन से नीचे से फीडबैक लेने की। आज वो सिस्टम खत्म हो गया है। जो जनरल सेक्रेटरी ने कहा वो फाइनल है। ये पूरा जो मॉडल है कांग्रेस पार्टी के संगठन का अंदर का, ये मॉडल दोषपूर्ण है, फॉल्टी है, सिस्टमेटिक फॉल्ट हो गई है कांग्रेस पार्टी में। अगर इससे नहीं निकलेंगे तो पार्टी का और भयंकर नुकसान होगा, पार्टी और तबाह और बर्बाद होगी। ऐसी मैं घोषणा सबसे पहले कर रहा हूं। मैं जिस सीट का जिक्र कर रहा हूं, मेरा ऐसा मानना है कि पूरे मुंबई में प्रत्येक जिले से कम एक मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक तो बहुत बड़ा वोट बैंक है आपका। ये लोग आपको एकदम से एक मुश्त वोट देते हैं। दूसरे, इनकी एक लोक संख्या है, इनकी एक मतदार संख्या है चुनाव क्षेत्र में। लेकिन आज वहां दिल्ली में बैठे लोग इस सच को पहचान नहीं रहे हैं। किसी जिले में 3-3 मुस्लिम कैंडिडेट, किसी जिले में एक भी नहीं। तो पूरे मुस्लिम समाज के सामने भी एक बड़ा प्रश्न बन सकता है और बन रहा है। उनकी भी आकांक्षाएं हैं, उनकी भी अपेक्षाएं हैं। लेकिन इस विश्लेषण को, इस सच को कोई वहां दिल्ली में समझने, इसके ऊपर विचार करने वाला कोई नहीं है। जिस व्यक्ति को यहां पे टिकट दिया गया वो हमारे सीनियर हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन आज 77 साल के बुजुर्गवार हैं। 77 साल के, मेरे 3 गुने, चलना फिरना मुश्किल है। उनको टिकट देने से पहले पूछना चाहिए था पार्टी को कि भाई पिछले 5 सालों में चुनाव हारने के बाद, पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पे आने के बाद आपने पिछले 5 सालों में क्या किया। केरल के वायनाड के दौरे पर हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने हिंदुस्तान की मईशत पर तनकीद करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी मिलकर मुल्क को तबाह कर देना चाहते हैं। उन्हें जवाब देना चाहिए वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। India's biggest strength was its economy. That economy has been destroyed by Mr. Narendra Modi and the BJP. There is joblessness in the country. GDP is not visible. GDP growth is not visible anymore. Okay. Not only are the people being crushed, the government of India can give 1,25,000 crores tax benefit to 15 people. But in this meeting we have to sit and the people of Kerala have to beg for money for Manrega. People of Kerala have to beg for money for their roads. What is going on? BJP should answer this clearly. Is this country for 15 people, 20 people? What about the poor people in this country? What about the laborers in this country? What about the students? What about the people who should be getting trained? What about the jobs? Who is talking about that? That is what is important in India today. So BJP should answer, Narendra Modi should answer why he has destroyed the Indian economy. Why he has created massive levels of joblessness in this country. Why people, youngsters of this country cannot dream of getting a job in this country. That's the discussion that Mr. Narendra Modi needs to have. मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने एक बयान में कहा है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि उनको बदनवानी करने का परमिशन दिया जाए। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस के लोग बदनवानी में मुलविस हैं। कि जो जिस तरह से उनके समय में जनधन की लूट को 100% छूट थी, वो मोदी जी के समय में हो जाए तो वो तो संभव है नहीं। जो लूट करेगा उसको जो है वो उसकी जगह उसको जाना पड़ेगा। जहाँ तक सवाल है इस पर कोई आरोप, इसके ऊपर कोई प्रत्यारोप करे तो ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि कांग्रेस के लीडर्स या कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो करप्शन से कितने करीब हैं और कितने जुड़े हुए हैं। कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के लिए बनी हुई है।
वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज नागपुर के मगरबी हल्के से पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। पर्चे नामजदगी के वक्त बीजेपी के मरकजी वजीर नितिन गडकरी भी फडणवीस के साथ मौजूद रहे। पर्चे नामजदगी के बाद वज़ीर आला फडणवीस ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होगी। वहीं उन्हें नागपुर से अवाम की जबरदस्त हिमायत हासिल है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। मेरा नामांकन अर्जा दाखिल किया है। आदरणीय गडकरी जी हमारे साथ में अर्जा दाखिल करने के लिए यहाँ पर आए हैं। महाराष्ट्र की जनता का, नागपुर की जनता का हमें आशीर्वाद है। छत्रपति शिवाजी महाराज का, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का आशीर्वाद हमने प्राप्त किया है। और मेरा विश्वास है पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र में जो कार्य हुआ है और देश में मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की एक सकारात्मक लहर है, इसके चलते निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, रिपाई, ये जो हमारी एक बड़ी युति है, ग्रैंड अलायंस है, ये बहुत अच्छे वोटों से जीतेगा। एक रिकॉर्ड जीत हम हासिल करेंगे। बड़े पैमाने पर हम लोग महाराष्ट्र में भी सीटें जीतेंगे और नागपुर जहां से मैं लड़ रहा हूं, शहर की 6 और जिले की 6, ऐसे 12 की 12 सीटें हम जीतेंगे। एक अभूतपूर्व विजय मिलेगी। महाराष्ट्र में इंतखाबी सरगर्मियां जोरों पर है। सियासी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी हैं। बीजेपी महाराष्ट्र में 150 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन मुंबई के घाटकोपर से बीजेपी के मेंबर असेंबली रहे प्रकाश मेहता का टिकट कट गया है। प्रकाश मेहता बीजेपी से 6 मरतबा रुकन असेंबली रह चुके हैं। इनकी जगह घाटकोपर असेंबली हल्के से पराग शाह को टिकट दिया गया है। पराग शाह को उम्मीदवार बनाए जाने से प्रकाश मेहता के हामियों में नाराजगी पाई जा रही है। प्रकाश मेहता के हामियों ने मौजूदा बीजेपी उम्मीदवार पराग शाह की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की। दिल्ली में एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को मिली कामयाबियों और तरक्की के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 1 साल में हिंदुस्तानी फौजाइया को कई कामयाबियां मिली हैं। चीफ एयर मार्शल ने इस दौरान बालाकोट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रवां साल 26 फरवरी को हिंदुस्तानी फौजाइया ने कार्रवाई करते हुए बालाकोट में दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह किया। The Air Force Day is a momentous occasion for us to celebrate our achievements and also to reaffirm our commitment to the nation. Over the last 8 decades, IF has modernized itself into a professional force and is today one of the most competent and respected air forces in the world. IF has achieved a number of operational milestones during the last 1 year. You have seen many of them on this video. There may be some repetition, but I'll go through some of the important ones. The successful conduct of exercise Vayu Shakti, the Air Force level exercise and the fire part demonstration at Pokhran range aptly showcased the operational capability of the IF. On 26th February of this year, IF successfully struck terrorist camps located at Balakot. On the next day, IF successfully swatted Pakistan Air Force attempt to attack our military establishments. In the aerial engagement that followed, they lost a F-16 and we lost a MiG-21. Apart from training, periodic upgradation and modernization of our inventory, the introduction of new generation combat aircraft and lethal precision weapons will provide the IF with an overwhelming offensive capability to deter and punish the enemy whenever the need arises. हिंदुस्तानी 27 फरवरी को हिंदुस्तानी फजाइया का एक हेलीकॉप्टर जम्मू कश्मीर के जिला बडगाम में गिर गया था। चीफ एयर मार्शल राकेश भदौरिया का जब इस हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो हमारी ही गलती थी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनिए। ये कोर्ट इंक्वायरी अब पूरी हो गई है रिसेंटली, पिछले हफ्ते, और ये हमारी गलती थी। हमारी मिसाइल से ये हेलीकॉप्टर हिट किया गया था और ये एस्टैब्लिश हो गया है। हमने नेसेसरी एक्शन ले लिया है। इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑलरेडी ले लिया है। 2 ऑफिसर्स के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा, वो अभी फ्यूचर में होगा एज पर प्रोसेस। जहां तक सवाल है वेदर बैटल कैजुअलिटीज है कि नहीं, वो है, और रिलेटेड टू अवार्ड्स एक्सेट्रा दैट बी एज पर प्रोसेस इन द फ्यूचर। कोर्ट इंक्वायरी अभी कंप्लीट हुई है तो बाकी चीजें बाद में फॉलो अप करेंगे।
बट ये गलती थी, बड़ी गलती थी, हम मानते हैं इस बात को, और नेसेसरी स्टेप्स हैव बीन टेकन दैट these things are not repeated. लखनऊ से दिल्ली के दरमियान आज से शुरू हुई तेजस एक्सप्रेस के खिलाफ एहतजाज किया गया। गौरतलब है कि तेजस एक्सप्रेस मुल्क की पहली प्राइवेट ट्रेन है, जिसके खिलाफ आज कानपुर में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मिन्स यूनियन के लोगों ने तेजस एक्सप्रेस के खिलाफ एहतजाज किया है। लोगों ने कानपुर में प्लेटफॉर्म पर ही निजीकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इसलिए कर रहे हैं कि तेजस जैसी वीआईपी ट्रेन जिसका कोच हमारा कैंडिडेट, हमारा कर्मचारी निर्माण कर रहा है, उसका मेंटेनेंस हमारा कर्मचारी कर रहा है, और मलाई खाने के लिए उसमें प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट के लोगों को रखा जा रहा है। अगर हम उसका बेस तैयार कर रहे हैं और हमारा कर्मचारी तैयार कर रहा है तो उसमें चलने का हमारा हक है, किसी प्राइवेट वाले का नहीं है। ये ट्रैक हमारे खून पसीनों से हमारे पूर्वजों ने बनाया है। सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बगदाद से सामरा जाने वाले रास्ते को आईएस दहशतगर्दों के कब्जे से आजाद कराया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब इस रास्ते पर फिर से काबू पाया है। इराक में दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट के दहशतगर्दों ने हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा करते हुए बगदाद से सामरा जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया था। मकामी मीडिया के मुताबिक जुमेरात की देर रात आईएस के दहशतगर्दों ने मुजाहरा किया था। हालात पर काबू पाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरन रवाना किया गया, जिन्होंने दहशतगर्दों को मुंतशिर करते हुए सड़क को खाली करा लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।